बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। 8 जिलों की 142 सीटों पर मतदान। तो देखिए ये 142 सीट्स का हम जिक्र कर रहे हैं जिनका मतदान शुरू हो चुका है। बंगाल चुनाव में पहली बार एनआईए की तैनाती की गई है। बम के इस्तेमाल को रोकने के लिए तैनाती की गई है। बंगाल में केंद्रीय बलों की 2343 कंपनियां तैनात है। क्या मतलब ये जो मोमेंट है ये शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से टीएमसी की जगह ज्यादातर वायलेंस हो रहा है या फिर ये कहा जा रहा है कि वो लोग वायलेंस वो लोग करेंगे। तो आदमी पब्लिक हमको वोट देंगे, हम पब्लिक का साथ है। हम किसी को विरुद्ध में कोई बात अभी तक नहीं बोला है, हमको बोलने का जरूरत भी नहीं है। थैंक यू। तो बैटल ऑफ बंगाल की तस्वीर कहानी कुछ इस तरह से है कि आप सुबह 7 बजे से जो है वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है मोनिका। और इस पूरे मुकाबले में इस दूसरे फेज में अगर बात की जाए, पिछले मुकाबले की बात अगर की जाए, साल 2021 की अगर बात की जाए, तो उस दौरान टीएमसी के खाते में यह दूसरा जो है चरण जाता हुआ नजर आया था, जहां पर 123 सीटों के साथ जो है टीएमसी आगे जो है निकलकर सामने आई थी। 123 सीटों पर जीत उसने दर्ज की थी। ये 2021 की बात कर रहा हूं। और उस दौरान बीजेपी को करीब 17 से 18 सीटें जो है वो मिलती हुई नजर आई थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, कहानियां बदल चुकी हैं, उम्मीदवार बदल चुके हैं और बैटल ऑफ बंगाल में ममता बनर्जी बनाम शुवेंदु अधिकारी वाली कहानी एक बार फिर से देखने को मिल रही है। हॉट सीट की अगर बात करें तो भवानीपुर वो हॉट सीट इस वक्त सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा इस वक्त नजर आ रही है। और देखिए इसके बीच एक और महत्वपूर्ण चीज आपको बता रहे कि एनआईए जो है इस बार तैनात की गई है। अब ये क्यों तैनात की गई? ताकि जो ये चुनाव है पश्चिम बंगाल के सेकंड फेज के स्पेसिफिकली ये शांतिपूर्ण तरीके से हो पाए और किसी भी तरीके से कोई बाधा उत्पन्न ना होने पाए। क्योंकि जिस तरह की हमने देखा चेतावनियां, धमकियों वाले वीडियोज आए थे, ऐसे में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की चिंता बढ़ गई। और पहले फेज के दौरान ही हमने देखा कितनी जगह पर अलग अलग जगहों पर हिंसा की वारदातें आई। और ये कहा जाता है, ये देखा जाता है हमेशा कि पश्चिम बंगाल में जब इलेक्शंस होते हैं तो हिंसा की वारदातें होती हैं। ऐसे में क्या सुनिश्चित करना कि हिंसा मुक्त ये इलेक्शंस हो और इन वारदातों का अगर छिटपुट होती भी है तो किसी भी तरीके से वोटिंग की प्रक्रिया पर इनका इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए तमाम तरह की तैयारियां पहले ही कर ली गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। चुनाव आयोग ने कमर जो है वो कस ली है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। 7 बजे का वक्त हो चुका है और बंगाल की जनता सड़कों पर उतर चुकी है। ये वोटिंग परसेंट जो पहले फेज में 93% था, 92 समथिंग 93% का ये जो वोटिंग परसेंट था, इसमें क्या इस दफा इजाफा हो गया देखना होगा। लोग कतारों में लगने शुरू हो गए हैं और अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए घरों से निकल पड़े हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की आ रही हैं। कुल 294 सीटें हैं, 2 चरणों में चुनाव, आज आखिरी चरण है। और देखिए पहला जो चरण था वो 23 अप्रैल को पूरा हो गया। 152 सीट्स पर इलेक्शन हुए हैं, वोट डाले गए। आज जून 30 अप्रैल है, आज 142 सीट्स हैं जहां पर वोट डाले जा रहे हैं। और 142 सीटों पर देखना होगा कि किस पार्टी का दमखम नजर आता है, किसका वर्चस्व नजर आता है, क्या इतिहास दोहराया जाता है या फिर इस बार परिवर्तन होता है। जैसा कि लगातार नरेंद्र मोदी जगह जगह जाकर रैलियों में जिक्र कर रहे हैं। आशीष, परिवर्तन दौर कौर। बिल्कुल, और परिवर्तन का जो आप जिक्र कर रही हैं उसको इस तरह से समझिए कि झाल मुड़ी बनाम तरकारी वाली लड़ाई जो है वो देखने को मिली। आपको याद हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर जब निकलकर सामने आई थी, जहां वो झाल मुड़ी खाते हुए नजर आए थे, लोगों के बीच में जाते हुए नजर आए थे। उसके बाद से ममता बनर्जी ने भी कुछ उसी तरह का रूप अख्तियार किया, लेकिन वो झाल मुड़ी खाने की बजाय तरकारी सब्जियां लेती हुई सब्जी मंडी में नजर आए और इससे एक मैसेज देने की कोशिश की है कि वो लोगों के बीच, जनता के बीच जाकर उनसे कनेक्ट कर सकें, लोगों से बातचीत कर सके, उनके जो वोट हैं वो अपनी पार्टी की तरफ डाइवर्ट कर सके। पूरी पुरजोर कोशिश करते हुए ममता बनर्जी, चाहे टीएमसी की बात हो चाहे बीजेपी की बात हो, वो देखने को मिली है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह, रवि किशन, तमाम जो बीजेपी के स्टार प्रचारक थे वो इस बैटल ऑफ बंगाल में मौजूद थे। दूसरे फेज में रवि किशन को भी देखने को मिला। हालांकि कई जगह हिंसा की तस्वीरें भी पहले फेज में देखने को मिली थी। अब दूसरा फेज है। दूसरे फेज में सबसे ज्यादा जो चर्चा होने वाली है वो है भवानीपुर सीट की, साथ ही साथ दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना और कोलकाता सीटों की। अगर कोलकाता की सीटों की बात की जाए तो सारी की सारी सीटें जो है वो टीएमसी के खाते में पिछली बार जाती हुई नजर आई थी। तो इस वक्त बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए कि इतनी बड़ी सेंध कैसे लगाई जाए, क्योंकि इस पूरे चुनाव में
जो बड़े फैक्टर्स निकलकर सामने आ रहे हैं वो है मुस्लिम वोटर बैंक्स किसकी तरफ जाएंगे। हालांकि इनका सबसे ज्यादा असर देखा जाए, जो ये वोट बैंक है वो पूरी तरह से टीएमसी के पक्ष में जाता हुआ पिछली बार नजर आया था, लेकिन इस बार हुमायूं कबीर है। हुमायूं कबीर की वजह से कितना बड़ा डेंट लगता हुआ नजर आएगा टीएमसी को या नहीं लगेगा। साथ ही साथ एसआईआर के बाद ये पूरी जो है चुनाव हो रहा है, उसका कितना फर्क इसमें पड़ता हुआ नजर आएगा नहीं आएगा, ये 4 तारीख को 4 मई को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 4 मई को ही पूरे परिणाम निकलकर सामने आएंगे। पूर्व बर्धमान, हुगली, हावड़ा, उत्तर कोलकाता, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, नादिया, ये तमाम वो सीटें जिस पर इस दूसरे फेज में वोटिंग हो रही है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है भवानीपुर सीट की, क्योंकि खुद यहां से ममता बनर्जी के सामने शुवेंदु अधिकारी जो है वो मैदान में उतर चुके हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सबका परिचय एक एक करके हम करा देते हैं। हमारे साथ कौशल पांडे, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े, साथ ही साथ विश्वजीत घोष, नेता टीएमसी, मृगेन चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और राहुल तलान, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ पंकज शाह हमारे साथ जुड़े हैं, सुशील तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ राहुल पासवान भी हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले टीएमसी का रुख करूंगा और समझना चाहूंगा कि इस वक्त दिल की धड़कनें आपकी तेज होंगी। विश्वजीत जी, उम्मीद कर रहे होंगे दूसरा फेज जो पिछली बार टीएमसी के पक्ष में था वो इस बार भी शायद टीएमसी के पक्ष में चला जाए। देखिए, 23 अप्रैल को जो पहला चरण का वोट हुआ जी, उसमें हम लोग का पक्ष में वोट आया, ठीक है। 192 सीट में हुआ, उसमें से हम लोग को 100 ऊपर सीट मिलेगा। अभी जो 2 चरण आज हो रहा है वोट, आज भी उत्साह पत्र आ रहे हैं वोट देने के लिए, क्योंकि निर्वाचन कमीशन बहुत सारे वोटर नाम काटा है। जो 2002 में वोट दिया था उसका वोटर लिस्ट नाम था। ठीक है, आता हूं, वापस उसका आता हूं। फैमिली इस का बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं, बंगाल चुनाव को लेकर पीएम मोदी का पोस्ट भी निकलकर सामने आया। मोनिका, बिल्कुल, बंगाल चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट किया, जरा वो शेयर कर ले। पीएम ने लोगों से वोट की अपील की है और कहा कि लोग जो अपने घरों से बाहर निकले, रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। ये मौका 5 साल बाद ही आएगा। तो आज जिन जिन लोगों को वोट डालना है, अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में बाहर निकले, अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। ये वो पोस्ट आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया कि पश्चिम बंगाल के दूसरे फेज का आज चुनाव है। ऐसे में अपील करता हूं तमाम लोगों से कि आज के दिन वोट दें, अपने अपने घरों से बाहर निकले, रिकॉर्ड तोड़ ये मतदाता करें। लोकतंत्र का बड़ा पर्व है और ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि आप इसे समझें। और एक बार राहुल पासवान का रुख कर लेते हैं, आसनसोल से हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी। राहुल, आपकी मौजूदगी बूथ पर है, अभी किस तरह की हलचल नजर आ रही है? साथ साथ ये भी समझना चाहेंगे पहले चरण से इस दफा क्या कुछ अलग इंतजाम जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से किए गए? मैं आपको बताते चलूं, मैं अभी पूर्व बर्धमान के अगर बोला जाए मंगलकोट, एक समय था सीपीएम के राज में मंगलकोट में बम छोड़कर यहाँ जो है चुनाव नहीं होता था, लेकिन आज जो तस्वीरें हैं वो एकदम अलग है। आज की जो तस्वीर है, लोग घर से निकल रहे हैं और अपने अपने जो वोट केंद्र है वहां पे जाकर के अपना मतदान कर रहे हैं। और रह गई यहाँ की जो, अगर पहले की मैं बात करूं तो पहले यहाँ पे जो लोग एक आतंक में थे और इस आतंक से निकल करके अच्छा आज अचानक 2021 के बाद यहाँ के लोग जो है, जो यहाँ पे बम और गोली की राजनीति होती थी, ठीक अब यहाँ पे शांति का माहौल है। मैं अभी मंगलपुर कोर्ट के एक बूथ में खड़ा हुआ, ठीक मेरे देख ही पा रहे हैं किस तरीके से, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, लंबा लाइन लगा करके अपना वोट का जो है अपना वोट दे रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से वोट दे रहे हैं। आइए मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ, का जो चुनाव होता है किस तरीका हो रहा है, कैसा शांति है? बढ़िया। निर्वाचन कमीशन जिस तरीका से बोली थी चुनाव शांतिपूर्ण होगा, शांतिपूर्ण है। इस बार का चुनाव मैंने बहुत अच्छा है, कैसा अच्छा क्या बोलेंगे? ऐसे तो वोट शांतिपूर्ण से होगा। कोई राज पूछेगा किन मुद्दों को लेकर, किन बातों को ध्यान में रखकर ये वोट करते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ पूछेगा मत कि किस पार्टी को वोट दे रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा।
वोट दे रहे हैं? किस मुद्दे को लेकर के वोट दे रहे हैं? क्या मुद्दा है आप लोगों का? मुद्दाটা কি আছে আপনাদের? হ্যাঁ আমাদের চাই যে শান্তিপূর্ণভাবে ভোটটা হোক। তো কি রয়েছে এই আপনারা ভোটটা দিচ্ছেন তার ইস্যুটা কি রয়েছে? বুঝতে ठीक है। कौशल पांडे जी, हम वोटर्स से बात कर रहे थे, साथ साथ आपसे समझना चाहेंगे ये जिस परिवर्तन की बीजेपी बात कर रही है इसके पीछे का कॉन्फिडेंस क्या है? आपको क्यों लगता है कि इस बार बंगाल में वो परिवर्तन होगा? देखिए, बंगाल में परिवर्तन इसलिए होगा कि बंगाल के जो बेरोजगार युवा हैं उन्हें 15 सालों से लगातार इस सरकार के द्वारा सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी का झेलना पड़ा है। महिला सुरक्षा नहीं है, कल कारखाना नहीं है, लोग यहाँ पर शिक्षा लेकर के अन्य राज्यों में जाकर के रोजगार ले रहे हैं। और जिस तरह से 15 सालों से लगातार पश्चिम बंगाल में घोटाला, चाहे जिस तरीके केंद्र सरकार के द्वारा योजनाओं का घोटाला हो, चाहे राज्य सरकार में शिक्षक घोटाला हो, सोना घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, बालू घोटाला हो, अम्फान घोटाला हो, तिरपाल घोटाला हो, चावल घोटाला हो, ऐसी कोई भी योजना नहीं जिसमें घोटाला न हो राज्य सरकार के द्वारा। इनके कितने मंत्री, विधायक, सांसद तक घोटाले में लिप्त रहे और जेल जा चुके हैं, बेल पर हैं। तो जो इस तरह 15 सालों से लगातार, और इस बार जिस तरह से 34 सालों में भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी के अलावा कोई और चेहरा नहीं मिला बीजेपी को, बड़ी सोचने वाली बात है। हमारे विरोधी दल के नेता ने नंदीग्राम में चुनाव उन्हें हराया था मुख्यमंत्री को, और उन्होंने कहा था 2 जगह से लड़ने की क्या जरूरत पड़ी सर? उन्होंने चैलेंज दिया था मुख्यमंत्री को, मैं नंदीग्राम में भी हराया था और यहाँ भवानीपुर में भी हराऊंगा। अगर पार्टी मुझे ये सहयोग, अगर पार्टी ने मुझे निर्देश दिया, पार्टी ने मुझे ये सुझाव दिया कि मुझे भाई भवानीपुर से प्रत्याशी बनाया, और प्रत्याशी अगर भवानीपुर से बनाता है मुझे, तो मुख्यमंत्री को मैं भवानीपुर से भी हराऊंगा। ये हमारे शुभेंदु अधिकारी जी ने चैलेंज दिया था। मुख्यमंत्री को अगर इतना ही दिया था तो मुख्यमंत्री भवानीपुर से भी लड़ती, नंदीग्राम से भी लड़ती, क्योंकि मुख्यमंत्री को भय था कि अगर मैं नंदीग्राम गई तो मैं फिर से आपके पास लौट रहे कौशल जी, एक बार पंकज का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होगा, इसे लेकर लगातार बीजेपी काफी कॉन्फिडेंट है, दिल्ली में क्या हलचल नजर आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल मोनिका, लगातार अगर देखा जाए तो तैयारियां जोरों पर है और भारतीय जनता पार्टी में एक अलग जोश है। तो ये जोश किस तरह से नजर आएगा ये देखना बाकी होगा, क्योंकि दूसरे चरण का चुनाव 142 सीट, और 142 सीट में मोनिका सबसे अहम बात है 23 सीट ऐसी हैं जो महिला बाहुल्य हैं। क्या महिला बिल का असर उस पर होता है? क्या महिला बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं? क्या बढ़ चढ़कर महिला बल जिस तरह से बिल पास नहीं हुआ उसके विरोध या उसके पक्ष में वोट देती हैं? ये देखना बाकी होगा कि ये 23 सीट कितना महिला बिल का असर होता है, किस तरह से जो महिला बिल पास नहीं हुआ है इस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या रहती है, क्या वहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलती है या नहीं मिलती है। यहीं से अंदाजा लगाया जाएगा कि किस तरह से महिलाओं के बीच इस बिल को बताया गया है, इस बिल का कितना असर होता है, ये देखना बाकी होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उत्साह है, लगातार जिस तरह से तैयारियां हैं, सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए। दूसरे चरण में अगर देखा जाए तो कई टीमों की तैनाती की गई सुरक्षा के लिए। ऐसे में ये देखना है कि कितना प्रतिशत और सुरक्षा से भी दिक्कत है। ममता बनर्जी पहले से ही माहौल बनाती हुई नजर आ रही है। सुशील, अगर इसको हम समझे, बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया इन्होंने, पंकज ने, महिलाओं को लेकर। ये दूसरे फेज में बात करें या पिछले चुनाव की बात करें या पहले फेज की बात करें, लगातार महिलाओं की जो वोटिंग परसेंटेज है, अगर 10 विधानसभा का आंकड़ा में रखूं, उसके मुकाबले पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है, 1% जो है वो ज्यादा है। तो यानी महिलाएं बढ़ चढ़कर वोट कर रही हैं। सुशील, बिल्कुल आशीष जी, महिलाएं बढ़ चढ़ के वोट कर रही हैं और जो परसेंटेज है पुरुषों से ज्यादा है, उससे कहीं ना कहीं एक डिसाइडिंग फैक्टर है। इस बार 142 सीटें हैं, जिसमें से पिछली बार अगर बात की जाए तो 123 सीट टीएमसी ने जीती थी, तो काफी बड़ी चुनौती जरूर है। लेकिन महिला आरक्षण बिल जिस तरह वहां पास नहीं हुआ, तमाम उस पर जिस तरह महिलाओं ने अपनी बातें रखी, महिलाओं ने काफी आक्रोश जाहिर किया, इसको ले हो सकता है कुछ असर पड़े इस चुनाव में। लेकिन काफी चुनौती है, इस वक्त बड़ी टक्कर है। और बात करें अगर शुभेंदु अधिकारी की, शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर से ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव मैदान में, वहां पर कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी उतारा जिनका नाम प्रदीप प्रसाद है। लेकिन मुख्य टक्कर शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच में है। और अधीर रंजन चौधरी भी आज चुनाव मैदान में है, क्योंकि कांग्रेस की कद्दावर नेता है। तो ये पूरा चुनाव है, इसमें सबसे बड़ी बात है दक्षिण परगना, जो 24 परगना। आपके पास लौट रहे मृगेंद्र चौधरी भी हमारे साथ हैं। मृगेंद्र जी, क्या लग रहा है आपको, ये जो महिला आरक्षण का फैक्टर, महिला आरक्षण बिल का, इसका इम्पैक्ट हो रहा है इन इलेक्शंस में, या फिर होता हुआ नजर आएगा
पहले से ही अगर हम देखें बंगाल की बात करते हैं, बंगाल महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन के लिए जाना जाता है, सीएम वहाँ की महिला रही हैं, दुर्गा पूजा वहाँ होती है। सो ये जो फैक्टर है ये कितना वहाँ पर इम्पैक्ट डालेगा? देखिए जो पश्चिम बंगाल की अगर हम देखें, डेमोग्राफी की बात करते हैं तो महिलाएं वहाँ पे काफी एक्टिव हैं, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग से ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ पे राज किया था, तो एजुकेशन का लेवल अच्छा रहा है, शुरू से जागरूक हैं लोग। तो महिलाओं का जो वोट है उसका बीजेपी को हमेशा से लाभ हुआ है, चाहे वो आप यूपी का इलेक्शन देख लीजिए, चाहे आप बिहार का इलेक्शन देख लेकिन लीजिए। एक सेकंड रोकना चाहेंगे, आप तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखा दें। रत्ना देवनाथ वोट डालने पहुंची हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए। और एक के बाद एक लगातार ये आरजी कर पीड़िता की मां है रत्ना देवनाथ, जिनका हम जिक्र करें, पनिहाटी से बीजेपी प्रत्याशी हैं रत्ना देवनाथ। तस्वीरें भी आपके साथ साझा करें क्योंकि सुबह 7 बजे से ही वो प्रक्रिया शुरू होगी। আচ্ছা জানিয়ে दीदी हिंदी में समस्या है कि आपने वोट कर दिया है, क्या आपका मुद्दा है? আচ্ছা, আপনি ভোট দিলেন যখন সমস্যাটা কি হলো? কিছু সমস্যা হয়নি, কিন্তু ওই ইভিএম এর ওইটা যে স্টেপার সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজটা दीदी आप ये कह रहे করেছিলেন ভেতরে কি বললো? এরকম হচ্ছে, মেশিনটা বোধহয় খারাপ। दीदी आपने क्या, आप ये कह रही कि ईवीएम मशीन में कुछ प्रॉब्लम है, बटन आप जब पुश कर रही थी, ऐसा कुछ? হ্যাঁ, আমার তো সমস্যা হয়েছে, কিন্তু আগেও বলছি যে এটা आपने ऑफिसर को ये बात कही है? ऑफिसर के বলেছেন এই কথাটা? এটা 52 নম্বর। অফিসার কে বলেছেন এই কথাটা? ইনফর্ম করেছেন? আপনাকে জানাবো মানে যারা আমাদের এখানে বসে আছে তাদের বললাম। তো ওনারা বললো যে মেশিনটা খারাপ হয়েছে না মনে হয় খারাপ হয়েছে, কি বলছেন? কিছু বলেন। আচ্ছা দিদি, আপনার কাছে কোনো রিপোর্ট এসেছে আপনাদের? যদি কোনো সমস্যা থাকে আপনি কথা বলবেন। হ্যাঁ, কি কথা বলবেন? বলবো যে মেশিনটা কি সত্যি ডিস্টার্ব নাকি একটু দেরি করে, মানে অনেক ঠিক আছে, দাঁড়িয়ে থাকতে সকাল দিয়ে অনেক ভোটার্স লাইনে আছে, আপনি কি বলবেন, মানে क्या बोलेंगे आप? लगातार वोटर्स लाइन में यहाँ पर खड़े हुए हैं और वोट देने के लिए सुबह से आए हुए हैं, वोटर्स को क्या मैसेज है दीदी? সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ। সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে, সবাই আগে ভোট দিতে এসেছে, এটা সত্যিই খুব ভালো লাগছে। আর যেন কোনো রক্তারক্তি না হয়, নির্বিঘ্নে ভোট হোক, এটাই আমি চাই। আপনি কি কোনো রিপোর্ট পেয়েছেন কোথাও আপনার এই কেন্দ্রে? না না, কোনো কিছু হয়নি। ঠিক আছে, একটা কথা বলো, সেটি হচ্ছে तो ईवीएम मशीन में खराबी का जिक्र करते हुए आरजी कर पीड़िता की मां है रत्ना देवनाथ, जिन्हें आप सुन रहे हैं, पनिहाटी से बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं। साथ साथ ही अपील भी उन्होंने की है कि वोटर्स आएं, अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। शिकायत उन्होंने दर्ज करा दी है और काम हो रहा है, ताकि और जल्द ही ये जो समस्या है वो समाप्त हो पाएगी। और ये जो है, अगर देखें, बिल्कुल अपील की जा रही है कि लोग वोट करने पहुंचे। बिल्कुल मोनिका। और रत्ना देवनाथ आरजीकर पीड़िता की वो मां हैं, जिनको बीजेपी ने इस बार उम्मीदवार का प्रत्याशी के तौर पर उतारा है पानीहाट से। इनके सामने तीर्थंकर घोष हैं, जो लगातार 2011 से टीएमसी की तरफ से टीएमसी के पक्ष में ये सीट जो है वो जाती हुई नजर आई है। नवीन दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत स्वागत है सर आपका। महिला मुद्दा का हम जिक्र करते हैं और देखिए, इत्तेफाक की बात है या संयोग कह लीजिए कि इस दौरान रत्ना देवनाथ हैं वो वोट देने पहुंची हैं। महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। नवीन जी, देखिए, ऐसा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर महिला सुरक्षा कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। अगर हम आंकड़ों पर जाएं, आंकड़ों में अगर आप देखें तो कोलकाता को बड़ा सेफ सिटी माना गया है, और एनसीआरबी के आंकड़ों से हम देखें तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। जो आंकड़े बोलते हैं उसमें कहीं बंगाल का ऐसा कोई जिक्र नहीं है। तो ये एक नैरेटिव सेट करने वाली बात हो सकती है, लेकिन आंकड़ों के आधार पर अगर देखें तो कहीं कोई ऐसी डिटेलिंग नहीं है, नंबर एक। दूसरी चीज ये है कि कुछ एक आरजीकर की घटना हुई है, निश्चित तौर पर वो घटना बहुत निंदनीय थी। एक वो घटना है और एक संदेश खाली का मामला है। दो मामले जरूर चर्चा में आते हैं। इसके अलावा अन्य मामले मोनिका जी कहीं बंगाल में इस तरीके के देखने को नहीं मिले हैं। दोनों मामलों का आपने जिक्र किया, निश्चित तौर पर सभी वाकई से पश्चिम बंगाल इनकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। इनका इम्पैक्ट आपको लग रहा है ये इलेक्शंस पर पड़ेगा? संदेश खाली तो वाकई में बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना, और हमने उसके प्रदर्शन देखे दिल्ली तक किस तरीके से हुए हैं। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, ऐसा है
वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनको चीजों के विषय में ज्यादा जानकारी होती है, और वो जब कंपेयर आप करेंगे किस देश के अन्य राज्यों से, तो उसके मुकाबले आप देखेंगे तो वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर है। मुझे नहीं लगता है कि ये मुद्दे बनेंगे। मुद्दे वहां बनने हैं जो वो बेसिक मुद्दे जो मुख्य हैं, वो महिलाओं को जो 1500 रुपए ममता बनर्जी की सरकार ऑलरेडी पहले से दे रही है, और अब भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है कि हम 3000 देंगे, यानी कि डबल कर देंगे। साल में 18,000 मिलते हैं, हम 36,000 दे देंगे आपको। तो अब इस पर वहां महिलाएं कितना भरोसा करती हैं कि भाई 3000 मिलने की बात कही जा रही है, और यहाँ प्रैक्टिकली मिल रहे हैं 1500, तो किसको वरीयता वहां आदि लक्ष्मी योजना का आप लक्ष्मी योजना का जिक्र कर रहे हैं, उसका जिक्र कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। ब्रिगेन चौधरी साहब, महिला सुरक्षा कोई मुद्दा, बड़ा मुद्दा नहीं है नवीन दुबे के मुताबिक, आप भी इसी तरह से इसको देख रहे हैं? नहीं, मैं इनसे डिफर करूंगा। इन्होंने कोलकाता का एग्जांपल दे दिया है, ठीक है, बट ओवरऑल जो देखा जाए स्टेट का जो है, वेस्ट बंगाल में क्राइम जो है बहुत खराब स्थिति में रहता है। सबसे जो कम जो है कन्विक्शन रेट वो वेस्ट बंगाल का ही है। अगर आप नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो का डेटा देखें ना, कि अगर उसमें कन्विक्शन जो रेट है वो 8% से कम है। मान लीजिए अगर 100 केस दर्ज होते हैं तो 8 लोगों की कन्विक्शन होती है, ठीक है। तो गुंडागर्दी वहां पे सरेआम सबको पता है बहुत ज्यादा होती है। तो क्राइम के मामले में, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, जाहिर सी बात है कि बॉर्डर स्टेट होने की वजह से जो इंटरनल जो स्टेट होते हैं उनसे जो कंपेरिजन हम करते हैं, तो क्राइम रेट तो ज्यादा रहेगा ही रहेगा। दूसरा, इन्फिल्ट्रेशन भी रहती है। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपको पता ही है। मालदाही से आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो अपॉइंटेड कमेटी जो है, पैनल के ऊपर ही अटैक कर दिया गया, तो जब सुप्रीम कोर्ट वहां पे सेफ नहीं है तो आम आदमी की हालत हो सकती है। आप ये समझ सकते हैं। उन्होंने वैसे स्पेसिफिकली यहाँ पर महिला सुरक्षा का जिक्र किया। हम क्राइम रेट ओवरऑल के अलावा महिला सुरक्षा की, महिलाएं कितना खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं? आप देखेंगे अगर ओवरऑल ही लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो तो महिला कैसे सुरक्षित रह सकती है? आप ये समझिए ना, ये पॉसिबल है ही नहीं है कि भाई महिला को सुरक्षा मिल रही है और लोगों को सुरक्षा नहीं है। तो क्राइम रेट जो है वो महिला के अगेंस्ट भी जो है वो भी बहुत ज्यादा है वहां पर, ऐसा नहीं है। दिक्कत ये है कि वहां का जो लॉ एंड ऑर्डर का जो सिस्टम है वो वहां पे ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है। विश्वजीत घोष, लॉ एंड ऑर्डर, महिला सुरक्षा, ये तमाम जो मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए जनता इस वक्त जो है सबकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।